खैर, लेकिन अभी हमारे बीच हमने देखा कि एक और उसी विषय के प्रकांड विद्वान मिश्रा जी, तो डॉक्टर मिश्रा भी तो हैं ना, है। अभी तो थे, अभी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। अगर डॉक्टर मिश्रा हैं अगर, तो उस विषय को शुरुआत तो कर ही दें। उस विषय वही रहे, क्योंकि मन बना हुआ है उस विषय पर सुनने के लिए। तो अभी आपने देखा था ना डॉक्टर मिश्रा का नाम। तो मिश्रा जी अगर हैं तो शुरू करें वही, और नहीं तो हम लोग नागेश जी को कहें कि नागेश जी ही शुड टेक द फ्लोर। नागेश जी। थैंक यू सर। तो सर एक बार टॉपिक, सर एक बार, अच्छा आ गए अमिताभ जी, आ गए। आ गए, बहुत अच्छा, चलिए। फिर चले गए। तो सर टॉपिक के बारे में एक लाइन सर बोल दिया जाए। तो टॉपिक तो आज का एनवायरनमेंट रिलेटेड ही है, अच्छा ठीक। क्लाइमेट कंट्रोल ही रिलेटेड है। और नहीं, इसके साथ साथ फॉरेस्ट के बारे में उनको बोलना था कि फॉरेस्ट की क्या हालत है आजकल। तो मैं सुन रहा हूँ कि अफॉरेस्टेशन में काफ़ी प्रगति हुई है, ऐसा न्यूज़पेपर में आपने भी देखा होगा। काफ़ी क्लेम है, हालांकि हमारे हमारे एक्सपर्ट जो हैं उनका कहना, उनका विचार कुछ और ही है। वो तो इसलिए बेटर तो वही होगा, होता उनको और फिर वो ज्वाइन कर तो अब लेंगे। मैं सर शुरू कर रहा हूं सर। जी हाँ। अभी जो अखबार में जो न्यूज आया है, अपने बिहार झारखंड में जी फॉरेस्ट का एरिया बढ़ गया है। ये एक जानकारी दे रहा हूं, फिर आता हूं मेन टॉपिक पर। जी। तो मेन मुद्दा ये है कि अभी गुजरात में जो बैरन लैंड है, मतलब जो गैरबजरुआ लैंड है, सरकारी लैंड है, जहां पर खेती बाड़ी नहीं होती है, तो वहां पर फॉरेस्टेशन हो रहा है जापान के टेक्निक पर। जापान में क्या होता है, जापान से ये ज्ञान लिया गया है, जो आपकी बंजर भूमि है वहां पर आप लोग जंगल लगाया जा रहा है। ये गुजरात सरकार बहुत सिरे से कर रही है। तो मैं भी पिछले बहुत सारे वक्तव्यों में एक नाम नहीं ले रहा हूं, खाली उनका उनका विचार बोल रहा हूं। वो बोले कि भारत में जो जंगल काटे जा रहे हैं तो काटे जा रहे हैं, तो चूंकि हम लोग एक प्रजातंत्र हैं, तो हमारे यहाँ थार का रेगिस्तान तो है ही, तो अब थार के रेगिस्तान में भी फॉरेस्टेशन शुरू हो गया है। वो जो हम लोग पंजाब में, हरियाणा में पराली को जलाते हैं, तो अब राजस्थान में पराली का गट्ठर बांध बांध के बालू के नीचे डाला जाता है। तो बालू के नीचे गट्ठर बांध के डालने से उस एरिया का जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ जाता है, और इससे फॉरेस्टेशन में, रेगिस्तान एरिया में एक नया, मतलब इसको क्या कहेंगे, आविष्कार नहीं कहेंगे, एक नई पहल शुरू हो गई है। तो मेरा मैसेज ये है, संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। जैसे अभी चंद्रेश्वर खान साहब ने कहा कि आपके प्रेयर में बहुत शक्ति है। ये प्रेयर में शक्ति नहीं है, यदि हर आदमी में, जितने भी लोग हैं, यहां जितने लोग हैं, एवरीबॉडी हैज ए इनहेरेंट पावर टू, मैं थोड़ा निगेटिव वाले बोल रहा हूं फिर पॉजिटिव बोलूंगा, पूरी संसार को एक आदमी अकेला हम लोगों में से नष्ट कर सकता है, ये उसके पास पावर है। उसके ठीक उल्टा
एक आदमी में इतनी पॉजिटिव एनर्जी है कि वो पूरे संसार को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन हमारे पास वो सूत्र नहीं मालूम है कि ये अपने जो हमारे एनर्जी है उसको हम कैसे यूज करें पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो मैंने अपने जिंदगी को ही एक पॉजिटिविटी में लगा दिया है और उसी का परिणाम है जो मैं आप हमें कोई दीजिए मैं बोल सकता हूं। तो मेरा मैसेज ये था, चूंकि अपना देश प्रजातंत्र है, चाइना की तरह हम लोग जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। चाइना जो जोर जबरदस्ती कर रहा है वो मैं सुना दे रहा हूं। वहां पर ऑल ऑफ ए सडन खाद्यान्न की कमी हो गई है और जो वहां जो बगीचा है फल फूल का, उसको चाइनीज सरकार बगीचा को नष्ट कर रही है और फोर्सफुली उसमें गेहूं चावल उपजाने के लिए प्रेशर डाल रही है। तो लोगों को ये करना पड़ रहा है, घाटा सह के, नुकसान सह के किसान वहां पर चाइना में कर रहे हैं। लेकिन चूंकि अपने देश में प्रजातंत्र है तो इसीलिए फॉरेस्टेशन के लिए मैंने राजस्थान का एक जिक्र किया। गुजरात में भी जापान से सीख सीख के लोग पहले जंगली घास लगाते हैं और फिर बैरन जो जमीन है वो थोड़ी सी घास से उपजाऊ होती है, तब फिर वहां पर वृक्ष लगाए जाते हैं। तो मैसेज ये है कि अब आने वाला समय बहुत ही पॉजिटिव है। हम लोग अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा। और वैसे बहुत तरह की एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस है 2025 में। आई एम सॉरी टू यूज द नेगेटिव मैसेज, कोई विश्व के बड़े नेता की हत्या हो जाएगी। अब वो कौन है, आई गॉड नो, वो मैं भी नहीं जानता हूं। ये सब प्रेडिक्शंस है। भूकंप आएगा, सुनामी आएगा, बहुत बड़ी त्रासदी ये 2025 फेस करने जा रहा है। 29 मार्च के बाद बहुत उथल पुथल पूरे संसार में होने जा रहा है। और जहां तक की वातावरण की बात है, आपको पता होगा कि ग्रीनलैंड का बहुत बड़ा आइस टूट के पिघल चुका है। जो ग्रीनलैंड है, जो डेनमार्क के जिम्मे है, जिसको अमेरिका हो सकता है 20 जनवरी के बाद हथिया ले, तो इन्वायरमेंटल थ्रेट बहुत खराब है। कैलिफोर्निया चूंकि समुद्र के किनारे है, उसके भी बहुत सारे चीज डूबेंगे। आई एम सॉरी, प्रेडिक्शंस हैं ये जो मैं कह रहा हूं, ये एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन है। 10,000 फीट तक भी पानी का लेवल जा सकता है वो समुद्र के किनारे वाले एरिया में, सेलेक्टेड एरिया में इन द वर्ल्ड। तो वैसे अभी उमेश जी आ गए हैं तो मैं अब यहीं पर अपने वाणी को विराम देता हूं। अदरवाइज मैं किसी भी टॉपिक पर एक्सटेम्पोर बोल सकता हूं। थैंक यू सर। अभी हम ये उमेश सर, उमेश शंकर जी से बात हुई। मेरी बात आ रही है क्या? मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। अच्छा, तो उमा शंकर जी का इंटरनेट काम नहीं कर रहा है, वो हम लोगों से जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि शनिवार रविवार को हम इसको ले लेंगे। इस बीच हमारे बीच में ये हैं, क्या नाम है, उमेश बडानी से, ये बडानी साहब हैं। उन्होंने एक नया इतिहास बनाया जिसको मैं पहले जिक्र कर चुका हूं। उन्होंने एक बंजर जगह पर भी उन्होंने हरियाली लाई। उमेश जी के ही मुंह से, मैं बडानी साहब के मुंह से ही मैं ये कहानी सुनना चाहूंगा और अपने ये सारे लोगों को बताना चाहूंगा। उन्होंने हमारे इटिक्सन भेलू के क्लास में प्रॉमिस किया था कि मैं प्लांट लगाऊंगा 1000 और मैं ये 100 प्लांट लगाऊंगा। उन्होंने हजारों प्लांट लगा के और उसको मतलब अपने एम्स को रंगीन बनाया।
तो पर्यावरण में उन्होंने क्या किया, मैं बदानी साहब से ही सुनना चाहूंगा। बदानी साहब का जिन्होंने एक्टिव काम किया है, तो उन्हीं के मुंह से सुनिए। और वो अपना पिक्चर भी, मतलब यदि टहल रहे होंगे तो अपने बगीचे का पिक्चर भी दिखाएंगे। बदानी साहब, बदानी जी साहब। जी नमस्कार। एक्चुअली ये तो कर्तव्य है ना हमारा, हम ऑक्सीजन लेते हैं, सांस लेते हैं, तो उसको वापस करना भी तो हमारा काम है ना। तो जी इसका सबसे आसान उपाय है कि हम पेड़ों को लगाएं। जी तो अब कोई एक्चुअली जगह बहुत था ना हमारे यहाँ, ये जो जगह जो हाँ, एम्स जहाँ पे रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बना है, वहाँ पे बहुत कम पेड़ थे। तो उस समय एक शुरुआत हुई थी, हम मेंटरशिप का प्रोग्राम में गए थे। चार्ज में लगा दिए। अच्छा। इथिक्स एंड वैल्यू के प्रोग्राम में आए थे आप, और मेंटरशिप में भी आए हाँ, थे। मेंटरशिप में तो उसमें हुआ कि एक अच्छा काम करना है, तो हमें लगा कि बहुत बड़ी बड़ी बात करना तो बड़ा मुश्किल है। तो हमें लगा कि पेड़ लगाना, चूंकि इसके पहले भी हम जहाँ थे हल्द्वानी में, वहाँ एक आयुर्वेद के डॉक्टर साहब थे। वो हर जी साल पेड़ लाते थे और अपने मरीजों में बांटते थे कि जा करके आपको पेड़ लगाना है। तो 5-5 पेड़ या 10 पेड़ जो जितना ले जाता था उसको वो ले जाते थे। और तो हमारा एक अच्छी चीज है। तो ये बात उठी तो हम सोचे कि अ, हाँ सर, हाँ सर, आवाज बंद हो गई। आवाज नहीं आ रही है, बदानी साहब की आवाज नहीं आ रही है। लगाना हाँ हाँ चाहिए। नेटवर्क प्रॉब्लम है। हम्म, नहीं, पेड़ तो लगाना चाहिए जहाँ जिसको मिले। हम्म, चलिए आप लोग अपना कार्यक्रम कीजिए अभी। हाँ। अच्छा, कोई वहां भी प्रॉब्लम आ गई आज, पता नहीं। आज कुछ प्रार्थना में गड़बड़ी हो गई, आज हम लोग के सभी के इंटरनेट में गड़बड़ी हो रही है। अब प्रसाद साहब ने भी अपने ऊपर में बहुत सारे गमले लगाए हैं, बहुत सारे वो किए हैं। तो आप अपना अनुभव बताइए, आप बहुत सा बगीचा और क्या क्या सब्जी का पेड़ लगाए हैं, आप अपना अनुभव बताइए। प्रसाद साहब, धनीश सिन्हा भी आए हैं। धनीश सिन्हा झारखंड से हैं आप, या ये दीपक जी, आप अपना अनुभव बताएंगे। आज के वक्ता नहीं आ पाए, ज्वाइन नहीं कर पाए। हाँ, धनीश सिन्हा, वृक्षारोपण के बारे में आप क्या बोलेंगे, पर्यावरण के बारे में? धनीश सिन्हा पूना में से पढ़ के गए। अच्छा, आज कुछ इंटरनेट का प्रॉब्लम है, आज पता नहीं क्या कुछ। सिर्फ एक व्यक्ति की आवाज सब लोग सुन रहे हैं, वो है नागेश झा। तो उन्हीं को कहिए, और वो इसी विषय पर कुछ बता ही रहे थे, बड़ा इंटरेस्टिंग था। तो उनको परमिशन दिया जाए कि वो आगे भी बात करें। उनका कहना था कि फॉरेस्टेशन जो आज का विषय था, फॉरेस्टेशन के विषय में हम लोग जापान का एग्जाम्पल दे रहे थे कि वहाँ बैरन जगहों पर ही फॉरेस्ट लगाए गए। मैंने मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, और उन्होंने जापान का एग्जाम्पल दिया कि वहाँ बैरन जगह पर, जहाँ पर खेती नहीं हो सकती है, वहाँ पर फॉरेस्टेशन अगर सक्सेसफुल हो रहा है। और कैसे हो रहा है बता रहे थे कि बालू का जो बैग्स है उसको नीचे रखते हैं तो वो पानी सोख लेता है, सोख करके वो नीचे। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। और मैंने देखा है कि
वरोरा में जहाँ पर बाबा रामदेव का स्थान है, अब तो नहीं है वो, तो वहाँ पर बैरन जगह नहीं, पत्थर, जहाँ पर केवल पत्थर ही पत्थर है, पत्थरों के बीच में उन्होंने घास उगाया है और घास उगा करके वाटर रिटेंशन बढ़ाया है, वाटर रिटेंशन बढ़ा करके फॉरेस्टेशन शुरुआत की है और बड़ा सक्सेसफुल एग्जाम्पल है। लेकिन अभी कुछ लगा जैसे कि उस तरह की संभावना हमारे देश में भी है और मेरा ख्याल है कि इस दिशा में कुछ और इनोवेटिव इनिशिएटिव की ज़रूरत होगी ताकि हमको एग्रीकल्चरल लैंड को सैक्रिफाइस करके अपना डेवलपमेंट करने की मजबूरी नहीं हो। अभी तो हमारी मजबूरियां हैं कि डेवलपमेंट के लिए हम अपने एग्रीकल्चरल लैंड को सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो इस दिशा में तो बड़ा सुंदर बातें हो रही थी। तो अगर आपकी अनुमति हो तो नागेश झा की को कहें कि वो अपनी बात चालू रखे। नागेश झा जी आप चालू रखिए। राकेश भट्ट भी आए। थैंक यू सर। राकेश भट्ट एक्चुअली जी मैं इसको इलाबोरेट कर दे रहा हूँ। हाँ। ये जो अभी प्रसाद साहब बोले वो एक सच्ची बात है। राजस्थान में इंदिरा कैनाल लाया गया, बहुत तरह की मतलब वो काम चालू है, लेकिन वो पब्लिक डोमेन में वो सारी जानकारी नहीं आ रही है। तो मैं जो रेगिस्तान एरिया है जहां पर कैनाल वनाल की व्यवस्था नहीं है, वहां पर बालू को खोदकर उसमें पुआल का, जिसको पराली बोलते हैं, पुआल का क्यूब बना के गट्ठर बना के बालू के नीचे खोद के डाल के उसके ऊपर से बालू डाल देते हैं। तो फिर उसके बाद जो बारिश होती है तो उसके बाद ये होता है कि बालू के नीचे जो कि पुआल है और वो पुआल जो बारिश होती है उसको पानी को रिटेन करता है। तो उस वजह से वो एरिया मतलब पुआल के वाटर रिटेंशन के कारण वो एरिया थोड़ा सा फॉरेस्ट के रूप में वहां से पौधे घास वगैरह पर अपना शुरू कर दे रहा है। तो वो अब जैसे बोलते हैं कि रेगिस्तान में ओएसिस, तो उससे पुआल के कारण उस एरिया का वाटर रिटेंशन बढ़ जाता है और इससे वहां पर हरियाली आ रही है। ये हुआ अपने देश का, ये शोध है, रिसर्च है। जापान का जो शोध है वो कंप्लीटली गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के पास है। वो कायदे से वो लोग स्पेशल प्लांट लगा रहे हैं जो कि आपका जमीन में कैसा भी जमीन हो उस पर वो प्लांट पनप रहा है। मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव भी अपना गार्डनिंग का बता रहा हूं। कुछ ऐसे पौधे होते हैं, उसका लाल रंग का पत्ता होगा तो मैं आपको भेज दूंगा। मैं विदेश भी गया था, मैं भी देखा था कि रोड के किनारे उसमें अधिक सेवा करने की जरूरत नहीं होती है। यदि बरसात का महीना आ गया उसको काट के खाली वहां पर मिट्टी में गाड़ दीजिए, अपने आप उसे जड़ वो निकल जाता है और देखने में बहुत सुंदर लगता है। तो मैसेज ये है, बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो कि बिना रख रखाव के अपना ग्रोथ मेंटेन करते हैं और अपने धर्मशास्त्र में भी लिखा हुआ है, मैं उसका हिंदी रूपांतर कर दे रहा हूं। इस संसार में जो भी आदमी आया है और जो भी पौधे आए हैं वो भी कोई भी मीनिंगलेस नहीं है, सबकी कुछ न कुछ उपयोगिता है जो हम लोग नहीं जानते हैं, और जो जानते हैं वो आई एम सॉरी उसको कमर्शियलाइज करके उसका फायदा उठा रहे हैं, लेकिन वो पब्लिक को नहीं बताते हैं। तो जैसे एक
फर्न का होता है, वो प्लांट नहीं है, वो बोटेनिकल आइटम ही है। तो मैं हाल में दरभंगा अपना गांव गया था, तो हमको हैरत हो रही थी। वो ऑर्नामेंटल प्लांट है, वो मतलब मेरे घर से जो रोड गया है, रोड के दोनों साइड उसका जंगल सा लगा हुआ है। तो मेरा भाई मुखिया था, हम बोले ये तो ऑर्नामेंटल प्लांट है, यहाँ पर ऐसे ही अपने आप मतलब जंगल की तरह उग गया है। तो यदि इसी को कायदे से गमला में लगाया जाए तो इसमें लाखों रुपया लोग कमा सकता है। तो ये तो एक बात हुई। दूसरी बात की मैं सिंगापुर का नाम लेके बोल रहा हूँ, यहाँ पर जो रांची शहर में पुटूस, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं लैंटाना, जो वो ऑस्ट्रेलिया से ही आया हुआ है, ये ब्रीड है, ये जंगली झाड़ी है। उसको वहां सिंगापुर में बक्सा बना बना के उसको बेचा जाता है, मतलब सैकड़ों हजारों डॉलर में। तो मेरा अगेन मैसेज ये है कि जो भी हैं, अभी अपने देश में प्रॉस्पेरिटी धीरे धीरे बढ़ रही है, तो आप यदि अपने चारों ओर देखेंगे तो कोई भी पेड़ पौधे आपका यूजलेस नहीं है। मेरे घर के बगल में ही एक कांके डैम पार्क है, अब वो प्राइवेट, उसको एक प्राइवेट पार्टी ले लिया है, रांची का लोकली भाटिया फैमिली है। तो अब वो अंडर रेनोवेशन है। तो जब तक गवर्नमेंट के अंडर में था तो मैं वहां सुबह टहलने के लिए जाया करता था, अभी भी जाता हूं। अभी वो रेनोवेशन हो रहा है क्योंकि प्राइवेट टेक ओवर किया है। तो हमें सर मतलब बहुत दुख होता था कि रांची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उसको मेंटेन क्यों नहीं कर रही है। मेंटेन करना कुछ नहीं है, उसकी खाली निकौनी कीजिए, पानी डालते रहिए। और इत्तेफाक से पानी भी बगल में ही है, डैम है, पूरा वाटर रिजर्वायर है। तो जब तक हमारे अंदर ये जागरूकता नहीं आती है कि देश के लिए करना, हमेशा अपने जेब भरने के लिए ही सब कुछ करना है, तो ऐसे हालत में कुछ भी संभव नहीं है। तो उसी को अब सोशल सामाजिक रूप से बहुत लोग अपना काम कर रहे हैं, और कुछ और जो एनजीओ बोलते हैं वो लोग भी अब कुछ कुछ काम पेड़ लगाने का काम कर रहे हैं हर जगह। जैसे हमारा ही भाई है, उसने कहा है कि मैं इस साल 1 लाख पेड़ लगाऊंगा ना, वृक्षारोपण रोड के किनारे कहीं भी जहां भी वो अपना पेड़ लगाएगा अपनी इच्छा से, अपने खर्चे से। वो किसी से, वो कोई एनजीओ नहीं है, ही इज एन इंडिविजुअल। तो हमें बहुत खुशी हुई। तो मैंने फिर कहा कि एक डोबा जीएसआर है, वो पटना से, जो पटना में जो भी प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट है, उससे हम पौधा दिलवा देंगे। मैंने उसको एश्योर किया है सस्ते दर पर, या जब वो उनको कंफर्मेशन हो जाएगा कि ये बंदा सही काम कर रहा है तो होता है फ्री ऑफ कॉस्ट दे दें। तो मैसेज यही है कि हर चीज अब सरकार के भरोसे रखना बड़ा मुश्किल है। या तो पब्लिक प्राइवेट में आप जाइए, या प्राइवेटली स्वेच्छा से अपना जो करना है कीजिए। और स्पिरिचुअली, अब मैं थोड़ा बोल रहा हूं, जो भी आदमी ये सत्कर्म करता है पेड़ लगाने का, ये बहुत ही अच्छा काम है, और इसका रिटर्न आपको बहुत अच्छा मदर नेचर देती है, मतलब आप कह सकते हैं भगवान देते हैं। तो ये तो हो गई सर फॉरेस्टेशन की। और यदि हम ये कहें कि लोग जंगल काट रहे हैं, तो जंगल लोग वही काट रहे हैं जो गरीब हैं, जिनको खाने का उपाय नहीं है। और जैसे झारखंड एरिया में ही, जहां पर जंगल काट के लोग खेती कर रहे हैं गरीबी के कारण। फिर यहाँ पर एक नेगेटिव बात बोल रहा हूँ, रांची से नेतरहाट जाने के रास्ते में, और हम लोग जो सरसों का तेल यूज करते हैं, आई एम बहुत सीने पर पत्थर रख के बोलना पड़ रहा है ये कि एक नकली सरसों होता है, वो भी, उसकी भी खेती हो रही है, और वो भी सरसों के रूप में बाजार में मिला के बेचा जा रहा है।
जो कि अच्छी बात नहीं है। मैं इस पर अधिक गहराई में नहीं जाऊंगा, वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन हो रहा है। तो ये सब चीजें हैं, तो लोग हर जगह अपना पैसा कमाने के लिए नकली सरसों की भी खेती कर रहे हैं। ये भी एक इस फोरम पर लोगों को मैं मैसेज दे रहा हूं, इस तरह की बहुत सारी गलत काम जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। जहां तक बात रही फॉरेस्टेशन की, आपका चंद्रेश्वर खान सर का जो कंपनी है टाटा मोटर्स ने हाइड्रोजन गाड़ी लॉन्च कर दिया है। आने वाले समय में हाइड्रोजन से ही गाड़ियां चलेंगी और आप धीरे धीरे पेट्रोल डीजल वाली कार बंद होने जा रही है। अभी थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन अब हाइड्रोजन गाड़ी टाटा लॉन्च कर चुका है। जो प्रोटोटाइप तैयार हो गया, वो सारा एक्सपेरिमेंट सारा चीज हो गया है। तो हम लोग जो भी हैं, उद्यमी लोग हैं, जो भी मेहनत करने वाले हैं, हम लोग धीरे धीरे अब केवल अपना भारत देश ही है जो इस क्षेत्र में कुछ करने जा रहा है, कर सकता है और करेगा। एक छोटी सी बात मैं यहाँ पर थोड़ा सा डाइग्रेस कर रहा हूं। ये सच है, लेकिन इसका कोई ऑफिशियल प्रूफ मेरे पास नहीं है। चाइना की आबादी मात्र 70-80 करोड़ है। वो अभी तक पूरे संसार से अपना झूठा डाटा देके लोगों का बिजनेस को छीनने के लिए मिस इंफॉर्मेशन दे रहा था कि उसकी आबादी सबसे अधिक है, भारत से अधिक है, नंबर 1, और फिर भारत के बराबर हो गया। फिर अब ये है, तो अब चाइना आने वाले समय में उनके पास वर्कफोर्स भी नहीं है और वो नंबर 1 पॉपुलेशन भी नहीं है, वर्किंग हैंड भी नहीं है। तो ये मैं इस हाउस में शेयर कर रहा हूं कि इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन भी चाइना अभी तक इसको ऑथेंटिकेट, जो मैं कह रहा हूं, इसको ऑथेंटिकेट नहीं किया गया है। लेकिन ये जो कि हम लोग जो मीट कर रहे हैं, ये सारा चीज वर्ल्ड वाइड कहीं न कहीं पब्लिक में इसका रिकॉर्डिंग जाता है और उसका एनालिसिस होता है। तो एक बार मिस्टर XYZ हमारे मित्र ने चाइना के बारे में एक अखबार में कुछ छपवाया, तो तुरंत उसको फोन कॉल आया और उसके घर आदमी पहुंचा, आपको चाइना से क्या प्रॉब्लम है आप, जबकि वो बेचारा न्यूट्रल आदमी था, मतलब मेरा ही क्लासमेट था। तो बहुत सारा की चीज हमें बोलने में भी डर लगता है, क्योंकि हर महीना हर दिन हमारा प्रोफाइल देखने वाले 80-90 लोग विदेशों के हैं। अब क्यों मेरा प्रोफाइल देखते हैं भाई, हमको ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हमें वो मैसेज आता है। मेरा 2 फोन हैक हो चुका है, तो मैं कर्तव्यनिष्ठ हूँ, देश के प्रति डेडिकेटेड हूँ। तो अब आप लोग के सामने ही इसको बोल रहा हूँ ताकि ये भी मैसेज जाए दुनिया को कि ऐसा भी अपने देश में। इसीलिए हर चीज मैं बोल्ड होके करता हूँ, लेकिन किसी कोने में थोड़ी सी रहती है कि कहीं कुछ हमारे फोन के साथ बहुत तरह की प्रॉब्लम होती है। हाँ, मैं कोई झूठी बात नहीं बोलता हूँ, बस यही है, और अपने देश के लिए सच्ची सच्ची बातें बोलता हूँ। आने वाले समय में अपना भारत देश है, अपने पास सारी नोहाउ है, हमारे वेद हैं, उपनिषद हैं, पुराण हैं, सारी जानकारियां हैं जो कि हमारे यहाँ से चोरी करके यूरोपियन ले गए। अभी जर्मन लोग उसको बहुत अच्छे से उस पर रिसर्च कर रहे हैं, चाइनीज तो कर ही रहे हैं। और ये सारा चीज जो चाइना भी अपने रेगिस्तान में जो जंगल लगा रहा है, वो हमारे ही वेदों के ज्ञान से लगा रहा है, उसका कुछ अपना ओरिजिनल कुछ भी नहीं है। तो लाइकवाइज मैसेज यही है कि हम लोग अपने जो है स्कूलों में भी, करिकुलम में भी इसको इंक्लूड किया जाए कि जैसे चंद्रेश्वर खान सर तो जानते ही हैं, हम लोग के सिलेबस में भी था, एग्रीकल्चर एक सब्जेक्ट था। तो
मैसेज ये है कि आप कम से कम खेती बाड़ी के प्रति सजग रहिए। और वैसे भी जो हम लोग सीनियर सिटीजन इस ग्रुप में हैं, गार्डनिंग इज द बेस्ट इंगेजमेंट फॉर द सीनियर सिटीजन। उसमें बहुत ही आनंद आता है और आपको खुशी भी मिलती है और पुण्य भी आप कमा सकते हैं। तो इस तरह की बातें। एक और मैसेज इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, ये मेरे जब मैं जॉब में था उसी दरमियान एक मैसेज आया था, मतलब एक इंटरनेशनल सेमिनार में ही मैं गया था। उसमें अपने देश में उत्तर भारत जो है वो इरेटिक वेदर जोन में है और जो दक्षिण भारत है वो नॉर्मल वेदर जोन में है। तो इरेटिक वेदर जोन का मतलब होता है गर्मी में ठंड, मतलब बारिश हो रही है, ठंडा में भी बारिश हो रही है, मतलब बिन मौसम बरसात होना जो बोल रहे हैं। तो इससे क्या होने जा रहा है, उससे हमारे जो स्टेपल क्रॉप्स हैं अपने भारत में वो अफेक्ट धीरे धीरे होने जा रहे हैं। तो जो समृद्ध संपन्न किसान है वो अपना आइटम सब चेंज कर दे रहे हैं, लेकिन दक्षिण भारत में खेती बाड़ी नॉर्मल है। तो और इससे एक खतरा ये है कि बहुत तरह की बीमारियां भी इसमें अपने आप उपज के सामने आ सकती है, जब अभी तक ये सब सामने नहीं आई हैं। इरेटिक वेदर जोन होने से जैसे नेचुरल मौसम जो अपना काम करता है, जो अपने देश में जो 8 ऋतुएं हैं, यदि वो सारा चीज बायोलॉजिकल जो इन्वायरमेंट है, बहुत सारे कीड़े मकोड़े मरते हैं, पैदा लेते हैं, वो स्वतः मौसम के बदलाव से ही बहुत सारे हार्मफुल इंसेक्ट और बैक्टीरिया वायरस नष्ट हो जाते हैं। तो वो सब जब नहीं होगा तो वो एक हम लोग के लिए फ्यूचर के लिए एक चैलेंज है। लेकिन जिस ढंग से हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है 2070 तक हम लोग एक टारगेट लेके चल रहे हैं, तो इस दिशा में अपने भारत देश में काम हो रहा है। जैसे भारत सरकार, ये प्रधानमंत्री जी के ही वक्तव्य का मैं अंश सुना रहा हूं, पूरे देश में तालाब बनाने की, उसका एक अच्छा टेक्निकल नाम दिया गया था, वो नाम हमें नहीं याद आ रहा है। हर राज्य में तालाब लगाने की योजना बनाई गई, जलाशय, और उस तालाब के किनारे पीपल, बरगद, जो हमारे धार्मिक अच्छे अच्छे पेड़ हैं, ये लगाने के लिए इसको प्रोत्साहित किया गया। इसको बहुत ही क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है। वो एज ए एक्सपेरिमेंटल बेसिस था, मैं भूल गया शायद फिगर, शायद 25,000 था, 25,000 का एक पायलट प्रोजेक्ट था, विच मे बी रेप्लिकेटेड लेटर। तो मैं पुनः कह रहा हूं कि यदि हम लोग अपने से नहीं कुछ करेंगे तो प्रकृति भी अपना रास्ता निकाल लेती है। तो इसके लिए मैं जो अभी झारखंड का ही एग्जाम्पल दे रहा था, अभी एक सर्वे में एक रिपोर्ट आया कि झारखंड में जंगल का पोर्शन बहुत बढ़ गया है। बहुत नहीं, मतलब मॉडरेटली बढ़ा, मतलब घटा नहीं है, बढ़ा है, और सब राज्यों में घटा है। तो अभी भी ऑल द ऑप्शंस आर ओपन, हर जगह फंड लगता है, पैसे खर्चे होते हैं, मैन पावर भी लग। तो हमेशा लोगों में जागरूकता लाने के लिए स्कूल के करिकुलम में इसको ऐड किया गया है, एक सब्जेक्ट है। लेकिन एक जो पेड़ लगाने का जो अभियान होता है वो चीज अभी तक स्कूलों में शुरू नहीं हुआ है। केवल वो लोग क्लासरूम में ही पढ़ के उसको समाप्त कर देते हैं। तो वो स्कूलों में भी, मतलब हमारे यंग जनरेशन में भी ये जागरूकता आनी चाहिए। जैसे
मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, झारखंड का ही है। एक समुआर का पेड़ होता है, उसका पत्ता को यदि गर्म पानी में उबाल लीजिए और बाल्टी में उसको खाली मिक्स करके उससे स्नान कर लीजिए, तो आपका सारा चर्म रोग स्वतः नष्ट हो जाएगा। लेकिन वो एक जंगली पौधा है, मैं देखता हूं, चूंकि मैं पौधे को पहचानता हूं, लेकिन लोगों को मालूम नहीं है। तो इस तरह की जो बहुत सारी चीजें हैं जिसका अभी एम्पल स्कोप है अभी अपने देश में। यदि सनुवार का ही पौधा रोड के किनारे लगा दिया जाए तो वो भी झाड़ी नुमा ही होता है, की जरूरत नहीं होती है। वो अपने आप जब एक बार वो जड़ पकड़ लेता है तो उसको अधिक सेवा नहीं कीजिए, उसको अपना वर्षा ऋतु में पानी से ही वो जिंदा रह सकता है। तो यही चीज है। मैं पुनः लौटता हूं सिंगापुर के फॉरेस्टेशन से और अपने भारत के। तो सिंगापुर में सरकार हर चीज कायदे से कानूनन ढंग से फॉरेस्टेशन जो वहां पर जो जंगल है मेंटेन किया जा रहा है। इवन पेड़ के नीचे पूरा एरिया को घेर के वहां पर साइन बोर्ड लिखा रहता है, जो पत्ते गिरे हुए हैं उसको छोड़ दीजिए आप, क्योंकि वही पत्ता सड़ के वही उसी पेड़ का पत्ता रहता है जो कि सड़ने के बाद उसी पेड़ को खाद दे देता है बरसात के मौसम में। तो ये तो एक मैं छोटा एग्जाम्पल दिया। और एक जो दूसरा एग्जाम्पल है, जो वहां जो फॉरेस्ट है हर जगह सारा साइन बोर्ड, हर पौधे का नाम, उसका क्या वैल्यू है, मेडिसिनल वैल्यू क्या है। तो हमारे साथ जो घूमने कुछ और लोग गए थे, आई एम सॉरी, ये थोड़ी खराब बात है, वो अपना एक पौधा उखाड़ लिए। वो एक कोई महिला थी, हमारे मित्र की वाइफ थी। तो हम उनसे विनती किए, भाभी जी ये सब चीज इसको यही छोड़ दीजिए, कहीं न कहीं सीसीटीवी कैमरे में हम लोग फंस जाएंगे, फिर हम लोग को एक बार तो पुलिस के सामने हाजिर होना पड़ेगा। क्योंकि जब आप किसी जंगल से निकल रहे हैं तो गेट पर सीसीटीवी कैमरा हर जगह लगा हुआ है, तो वो पौधा देखेगा तो फिर आपको चार्ज कर सकता है। तो मेरा अगेन ये मैसेज है कि इस तरह की सारी सिक्योरिटी प्रॉब्लम अपने भारत देश में भी हो सकती है। तो मेरा यही कहना है कि अपने भी जंगल में अपने भी बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जो बिना सेवा किए अपने आप फलते हैं, लेकिन इसको करे कौन? somebody has to take lead। तो वही मैं एक ये मैसेज हो गया। दूसरा मैसेज सर ये है कि जो आपका जो बिहार है, रादर गैंगेटिक बेसिन है, गैंगेटिक बेसिन में भी बहुत एम्पल स्कोप है। फॉरेस्ट बहुत सारे वहां जो बंजर एरिया हैं वहां पर अधिक बिना मेहनत किए ही जंगल लग सकते हैं। जब माननीय नीतीश कुमार जी गंगा का पानी को राजगीर ला सकते हैं, फल्गु नदी में पानी जो सीता माता का शापित नदी में पानी सालों भर ला सकते हैं, तो ये फॉरेस्टेशन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं बिहार की। तो मैं पुनः आपको रिपीटेडली कह रहा हूं कि कोई भी चीज असंभव नहीं है, केवल उसको करने की चाहत चाहिए, इच्छा शक्ति चाहिए। और यदि आप अच्छा काम कर रहे हैं तो गवर्नमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल भी मदद करते हैं। ये मेरा नेत्रहाट ओल्ड बॉयज एसोसिएशन ग्लोबल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक्टिविटी पर पटना के जो भी है वहां से जो उनको पूरा सपोर्ट मिल रहा है। ही इज गेटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट trees, 1 lakh tree for plantation from the
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बिहार। तो इसीलिए जिनको अपना व्यक्तिगत रूटीन लाइफ से थोड़ा हट के अपने समाज के लिए सोचिए, देश के लिए सोचिए, फॉरेस्टेशन के लिए सोचिए, ये एक चीज लोगों में सोच लाना बहुत जरूरी है। ना कि केवल अपने ऊपर हम अपना सब कुछ मिल गया, बस हो गया, हाथ पर सिमट के घर में बैठ गए। तो थोड़ा सा आगे बढ़ के आना पड़ेगा इस सब क्षेत्रों में, और ये धीरे धीरे उसका सॉल्यूशन मैं ही बता दे रहा हूं। जब अपने देश में प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही है, प्रॉस्पेरिटी आएगी तो लोग ये काम करेंगे। तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो यदि और कोई कुछ लोग बोले तो बोल सकते हैं, अभी भी मेरे पास बोलने के लिए बहुत सारी टॉपिक है, क्योंकि सारी जो हिमालयन फॉरेस्ट में बहुत सारे ऐसे फ्लोरा हैं जो कि हम लोग यहाँ लाके अपने झारखंड में भी उसका फैला सकते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं। एक मिस्टर XYZ, नाम नहीं बता रहा हूं, एक XYZ झा साहब थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। उनको काजू का बड़ा शौक था, तो वो जामताड़ा के DM थे। तो यू विल नॉट बिलीव, जामताड़ा में उन्होंने काजू की खेती करवानी शुरू की। अब भारत का सबसे सस्ता काजू जामताड़ा में ही मिलता है, क्योंकि वहां के किसानों को काजू का मोल मालूम ही नहीं है। रादर वो लोग इतने सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं कि देयर इज नो वन टू गाइड देम सो दैट दे कैन अर्न मोर एंड मोर। तो इवन बहुत सस्ते में काजू वहां मिल जाती है। तो इस तरह की जो असंभव चीज है, मैं बोल रहा हूं कि काजू जब जामताड़ा में खेती हो सकती है, तो आपका सेब भी, यहाँ नारंगी, ये सारी खेती आपका झारखंड में भी हो सकता है। बट हमारा कृषि विभाग, फॉरेस्ट विभाग इसमें आगे बढ़ के आए, और इत्तेफाक से रांची में ही हॉर्टिकल्चर का जो एक पलांडू में एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो चूंकि मैं नेत्रहाटिया हूं तो हमें हर चीज में रुचि, मैं वहां गया भी हूं। लेकिन यही है कि जो वहां पर जो चूंकि सरकारी है, लोग पोस्टिंग होती है, अपना टर्न पूरा किए, रिसर्च हो गया, फिर आगे बढ़ गए। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे मशरूम है, 25 रुपया खर्चा करके हम लोग जितने मेंबर यहाँ हैं, मशरूम अपने घर में आप उगा सकते हैं। घर के एक कॉर्नर में एक आलमीरा साइज, मतलब घर के बाहर एक आलमीरा के साइज का आपको होना चाहिए। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, लोगों में जागरूकता लाई जाएगी। जैसे अमिताभ सर बोले अखौरी सर से कि बहुत सारा गमला लगाए हैं, तो यहाँ पर जो शौकीन लोग हैं, मैं अखौरी सर को नहीं कहूंगा, अखौरी सर चाहे तो अपना मजदूर रख के बहुत अच्छी अच्छी चीजें लगा सकते हैं। अब तो रेडीमेड अमेजन पर भी आ गया खाद, केवल वो यूरिया, फॉस्फेट, ये सब के बदले में रेडीमेड पैकेट आ गया है कि आप लगा दिए तो अच्छे अच्छे फूल निकल आएंगे। और अब तो गुलाब से भी अच्छा वैरायटी का फूल सब, मतलब जानकारी हमें है। मैं कभी लगाऊंगा तो, मैं अभी लगाया नहीं हूं, जब लगाऊंगा तो मैं दिखाऊंगा। उसमें खुशबू भी अच्छी रहती है और गुलाब से भी घना होता है, डबल पेटल का। मतलब ये कोई हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट उसको हाइब्रिड वैरायटी बनाया है, और वो हर रंग का है। यदि बाहर या आपके बाड़ी में 10 गमला, पूरे घर में खुशबू रहेगी, और जहाँ खुशबू रहती है वहाँ पॉजिटिविटी रहती है, वहाँ देवी देवताओं का वास रहता है। तो ये सब जानकारी मैं इसीलिए दे रहा हूँ कि आप लोग भी इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, आसपास कर सकते हैं। ये सारा चीज आपका अमेजन पर, गूगल में हर चीज अवेलेबल है। लेकिन मेरे पास वही
चंद्रशेखर खान साहब बोले जो घरेलू है उसी में व्यस्तता रहती है और उसी में हम लोग उलझे रहते हैं। तो इसीलिए इन्वायरमेंट को यदि सरकार नहीं कर पाएगी, आदमी नहीं कर पाएगा, तो मदर नेचर अपना रास्ता खुद निकाल रही है। मैं बड़े गर्व के साथ कह रहा हूं, अपना भारत देश मोदी जी नहीं चला रहे हैं, हिमालय में बैठे ऋषि मुनि लोग चला रहे हैं। अपने भारत देश को कोई भी किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा। ये नुकसान होगा तो बहुत नॉमिनल कुछ होगा और अपना भारत देश ही प्रोटेक्शन में अग्रगणी होगा। तो फिलहाल मैं यहीं पर रुकता हूं और आप लोग जो आगे जो बोलना चाहे बोल सकते हैं, इसलिए मैं भी थैंक यू नहीं बोल रहा हूं। कोई और हमारे अपना कंट्रीब्यूट करे तब मैं कुछ और बोलूंगा। हमारे बीच में मतलब पर्यावरण के विशेषज्ञ डॉक्टर विद्यानाथ झा भी हैं। विद्यानाथ झा जी बॉटनी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रह चुके हैं, उनका भी हम लोग को सुनना चाहेंगे। उन्होंने हमारे मतलब जब हम पढ़ाने गए थे तो हमारे हॉस्टल में बहुत सारे बगीचे थे। वो कौन कौन तरह का पेड़ था, क्या था, उसकी क्या खूबी है, सब बता रहे थे। और हम दोनों से वहां पे वृक्षारोपण भी करवाया गया था। तो विद्यानाथ झा जी, आप क्या बोलेंगे पर्यावरण और पेड़ लगाने के संबंध में? सभी लोगों को यथायोग्य मेरा प्रणाम, नमस्कार, नए वर्ष की शुभकामना। यह एक अच्छा संजोग है कि अमिताभ बाबू शुरू में नहीं थे, लेकिन फिर भी जो उनका जो रोपा हुआ बिड़वा है, वृक्ष है, वो अपना काम करता है। शुरुआत हो गई आपके नहीं रहने पर भी। तो ये एक अच्छा मैं समझता संकेत मानता हूँ कि एक सिस्टम जो आपने डेवलप किया वो सिस्टम काम कर रहा है। जितने भी यहाँ बुजुर्ग लोग यहाँ जुड़े हुए हैं वो उसी मानदंड पर उसी पर काम अपना जो है वो कर रहे थे। फिर आप बाद में जुड़े और फिर ये गाड़ी आगे चल रही है। और नागेश झा जी ने बहुत ही मैं समझता हूँ कि एक्सटेम्पोर ही उन्होंने किया है। कोई अनुभव है, अनुभव का जो खजाना है वो तो अपने आप काम करता है। उसके लिए बहुत तैयारी न भी की जाए तो फिर भी यह अनुभव आगे उसका एक्सप्रेशन होता है और वह उन्होंने करके दिखाया है। हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मैं अपना प्रेजेंटेशन तो मैं बना रहा हूँ वेरियस फैकेट्स ऑफ ग्रीन, मतलब जिसको ग्रीन बोलते हैं उसके कितने फैकेट्स हैं उस पर मैं एक घंटे का प्रेजेंटेशन बनाने में लगा हुआ हूँ। अगले हफ्ता होगा तो मैं करूंगा उसको। आज तो मैं केवल अभी यहाँ क्या हो रहा है उसकी मैं चर्चा करता हूँ। अभी कल यहाँ पर यूनिवर्सिटी में, हमारे यहाँ मिथिला यूनिवर्सिटी में ये ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में और भारत नेपाल कमला मैत्री मंच के तत्वावधान में एक संगोष्ठी हुई कल ही। और उसमें कमला की जो नदी जो है उसकी जो दो स्थिति है, पानी की लगातार कमी होती जा रही है। यह बरसाती नदी बन करके रह गई है। केवल बरसात में 3 महीने में केवल आप 3 महीने पानी उसमें देख सकते हैं, बाकी समय में ये सूखी रहती है। और पूरी मिथिला संस्कृति की जड़ कमला नदी को माना जाता है। और वहाँ जनकपुर से एक विक्रम यादव जी हैं, वो आए थे। उनको कमला पुत्र कहा जाता है। यंग एज के हैं लेकिन कमला की स्थिति ठीक हो भारत में भी नेपाल में भी, उसको लेकर के वो लगातार इसकी जो पर्यावरणीय जो इसके अदर एस्पेक्ट्स हैं, क्यों ऐसी स्थिति आई है, क्या संभव है, कैसे लोग जागरूक हों, किस तरह से आवाज उठाई जाए कि सरकार भी इस बात को समझे। तो इसको लेकर के काफी विशद चर्चा हुई। और हम लोग देखते भी हैं कि मैं समझता हूँ कि नागेश झा जी इसी इलाके के रहने वाले हैं, सारी परिस्थिति जानते होंगे। हम लोगों के बचपन में कमला एक सदा नीरा नदी थी, सालों भर बहती रहती थी। देखते देखते अब 68-69 साल का मैं हूँ, तो मैंने भी उसकी ये स्थिति देखी थी। हमसे पुराने लोगों ने और भी उसकी अच्छी स्थिति देखी होगी। लेकिन अब ये है कि एक से एक पुल बनते चले जा रहे हैं और जिस तरह पे पुल का होना भी आवश्यक है
पुल भी, उसके बिना हमारी जो आधुनिक सभ्यता है वो आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन उसके साथ ही ये हालत हो जाती है कि पानी उसके नीचे से गायब हो जाता है। अब यदि आप रसियारी से पास करें, रसियारी पर जो पुल बना हुआ है 10-12 साल पहले, इतना अच्छा, कितनी समस्या थी आवागमन की। और यदि आप वहां से मार्च अप्रैल में पास करें तो एक बूंद भी, जिसको बोलते हैं शपथ खाने को भी, कसम खाने को भी, आचमन करने लायक भी पानी नहीं रहता है। अब आप सोच सकते हैं कि यह संस्कृति कहाँ जा रही है। और ऐसा क्यों होता है सर? ऐसा क्यों हुआ है? हाँ, मैं सर जवाब दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ जवाब सर, उसका जवाब भी दे रहा हूँ। अभी जो स्थिति है मैं ये बयान कर रहा हूँ कि कमला नेपाल से निकलती है, वहाँ एक चूड़े पहाड़ है, उसका रेंज है महाभारत रेंज में, वहां से वो निकलती है और करीब करीब 200 से ऊपर किलोमीटर वो नेपाल में बहती है। उसके बाद फिर भारत में आती है। मधुबनी जिला, दरभंगा जिला, समस्तीपुर जिला, सहरसा जिला, कुछ कुछ खगड़िया जिला का ये उसका ये कैचमेंट एरिया है। और उसमें फिर विवट नदी मिलती है, कमला स्वयं जा करके फिर कोशी में मिलती है। अब तो अखबार, हिंदुस्तान अखबार, मैं समझता हूँ कि पिछले 15 दिनों से ऊपर से सीरीज में गंगा की जो स्थिति है, किस तरह से गंगा की धारा 1/3 भाग में सिमट गई है। और उसी की ट्रिब्यूटरी कोसी भी है, उसी की ट्रिब्यूटरी करे है, उसी की ट्रिब्यूटरी आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट कमला भी है, जीवछ आगे नदियां भी हैं। तो जो ये पानी का जो इस एरिया में 1250 मिलीमीटर पानी का रेंज था, इतना एवरेज एनुअल रेनफॉल, और वो अब सिमट करके आ गया है 800 से 900 मिलीमीटर के बीच में। तो स्वाभाविक है ये इतना बड़ा ये मतलब डेफिसिट हुआ है रेनफॉल में। देखते देखते पिछले 8-10 साल में ये स्थिति हुई है। हर साल पानी की जो मात्रा है, रेनफॉल की मात्रा है, वो घटती चली जा रही है। उसका ऐसा असर हुआ है कि अब पहाड़ों में भी एक तो डिफॉरेस्टेशन उतना ज्यादा हुआ है, ये भी एक कारण है। ग्लोबल वार्मिंग के चलते उसका जो असर है, रेनफॉल में कमी हुई है। तो जितने भी हमारे वाटर बॉडीज हैं, जिसको हम लोग इकोलॉजी की भाषा में लेंटिक और लोटिक वाटर बॉडीज बोलते हैं, स्टैग्नेंट वाटर सिस्टम को लेंटिक वाटर बॉडी, और चलता हुआ हमारा जो स्ट्रीम है उसको लोटिक वाटर बॉडीज बोलते हैं। सब जगह पानी की भयंकर कमी हुई है, बड़ी नदियों में भी, छोटी नदियों में भी। अभी कुंभ चल रहा है, अब कुंभ में, गंगा में सरकार को पानी देना पड़ता है। अभी ये एस्टिमेशन है कि 40 करोड़ लोग वहां जाएंगे, या इतना लंबा जो 2 महीनों तक ये चलेगा उसमें ये होगा। लेकिन पिछले साल मुझे वहां जाने का मौका मिला था। गंगा के पानी में मैंने मन मार करके स्नान किया प्रयाग में, क्योंकि जितना वो उसको प्लास्टिक के से कैन से जो एरिया घिरा हुआ था, उस एरिया में इतना पानी नहीं था, और पानी से समुचित समझे कि गंध भी नहीं आ रही थी। मैं भी एक आस्थावान व्यक्ति हूँ, धार्मिक व्यक्ति हूँ, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं उसमें स्नान करूं, लेकिन मैंने स्नान किया। तो यही स्थिति है कि कुंभ के दिनों में गंगा में पानी इंतजाम करके देना पड़ता है। जो एक स्वाभाविक नैसर्गिक जो उसका फ्लो था, उसमें अब इतनी जान नहीं रह गई, जीवंतता नहीं रह गई। तो ये एक भयंकर चिंता का विषय। हम सब लोग यहाँ पर समाज के चिंतनशील लोग यहाँ हैं। तो जब बड़ी नदी की ये स्थिति है तो छोटी नदी को कौन पूछता है? सभ्यता का जो पतन है, सभ्यता का जो मरने की स्थिति है, वो चल रही है। अभी एक और स्थिति दरभंगा में हुई है कि आप लोगों ने सुना होगा, जो लोग दरभंगा आए होंगे, कि यहाँ पर कर्नाट वंश का जो शासन था 700-800 वर्ष पहले, तो हरि सिंह देव थे संस्थापक, उनके नाम पर हराही पोखरा है। वो दरभंगा स्टेशन के नजदीक है, और शहर का समझिए कि एक डिमार्केशन पॉइंट है ये हराही पोखरा। उसके सब बगल में दिघी पोखरा है, दीर्घिका संस्कृत में बोलते हैं, उसका अपभ्रंश है दिग्घी। जहाँ कहीं भी दिघी पोखरा है, इसका मतलब वो बड़े साइज का पोखरा है। गंगा सागर है और कई सारे पोखरे हैं। अब पिछले 10 सालों से मैं देख रहा हूँ, 10-15 साल से, कि हर साल कम से कम 10-15 दिनों के लिए उसमें दुर्गंध भयंकर ये मतलब निकलती थी। लेकिन उसके बाद फिर बरसात शुरू हो जाती थी, पानी का इनफ्लो होता था, और उसके बाद वो समस्या दूर हो जाती थी। लेकिन इस बार 2024 में जो बीता है, उसमें ये स्थिति पिछले 7-8 महीनों से ऐसी है कि आप नाक पर बिना रुमाल दिए हुए उसकी बगल से गुजर नहीं सकते हैं।
और ये स्थिति लगातार हुई है। तो ये साफ है कि इसका सीधा मतलब है कि पानी न होने की वजह से इतना पानी का इनफ्लो नहीं हो रहा है कि उसकी गंदगी दूर हो, और दिनानुदिन ये स्थिति बिगड़ती चली जा रही है। अब आकर के सरकार ने, चूंकि अखबारों में बहुत सारे ये छपना शुरू हुआ कि आप उसकी बगल से गुजर नहीं सकते हैं, तब सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है। मैं नहीं समझता कि वो टिकाऊ व्यवस्था है कि उसमें से सकर मशीन लगा करके पानी निकाला जा रहा है, और ऐसी मशीन लगाई जा रही है कि पानी का ये कम से कम उसमें फ्लो होता रहे, मंथन जो होता है, स्टरिंग जो होता है, होता रहे। पहले भी जो किसान मतलब मछुआरे थे वो उसमें करते थे, सभी जगह करते हैं कि वो नाव चलाते रहते हैं। वैसे भी बिना कारण भी यदि मछली नहीं भी मारना है फिर भी नाव से इधर से उधर करते रहते हैं, ताकि वो पानी का स्टरिंग हो और उसमें रिजर्व ऑक्सीजन घुले, जो कम से कम उसको जितना साफ रखा जा सकता है उतना साफ रखा जा सके। लेकिन अब बियॉन्ड रिडेम्पशन ये स्थिति हो गई है, और ये भयंकर, मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं 11 तारीख को दरभंगा, और चूंकि ठीक है वो भी एडमिनिस्ट्रेशन का अपना एक तरीका होता है, कम से कम मुख्यमंत्री के नाम पर भी वो आएंगे उस देखने के लिए, उस पोखरे को, उसकी साफ सफाई की जा रही है, सब कुछ किया जा रहा है। छठ के समय में भी ऐसा किया जाता है। लेकिन जो पोखरा मैं समझता हूँ कि उतना ऐतिहासिक पोखरा था, है भी, और उसकी ऐसी दुस्थिति हम लोगों के देखते देखते हो गई। और दूसरे पोखरे, अभी तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में भी ये मामला गया, रेलवे पर जुर्माना किया गया है, कई करोड़ रुपया जुर्माना किया गया है कि आप उसमें अपना जितना एफ्लुएंट है आप उसमें गिराते हैं, और इसकी जो दुस्थिति बढ़ती चली जा रही है उसके लिए जिम्मेवार आप भी हैं। तो कहने का ये मतलब हुआ कि हम लोग जहाँ हैं, हमारे सामने में देखते देखते स्थिति हमारे कंट्रोल से बाहर होती चली जा रही है। और ये जो जितना पोखरा है उसमें गाद भी बहुत ज्यादा भर गई है, और गाद निकाली नहीं जा रही है। नदियों की भी ये हालत है। कमला की भी पर भी जो बात हुई उसमें ये था कि इस बार जो सितंबर के महीने में कोसी में भयंकर बाढ़ आ गई, अचानक बाढ़ आई, और उसके चलते तटबंध जो बने हुए हैं नदियों के ऊपर, कोसी कमला सभी नदियों के ऊपर तटबंध बने हुए हैं, तो उसमें ब्रीचेज, तटबंध टूटते तो बराबर है, उसमें ब्रीच बराबर होता है, लेकिन इस बार पानी ओवरटॉप हुआ। वो किरतपुर के नजदीक ये कोसी का जो तटबंध था, पश्चिमी तटबंध, उसके ऊपर से पानी बहा। ये पहली बार हुआ, 70-75 वर्ष जो हुआ है तटबंध के बने हुए, उसके बाद इसके कारण पहली बार ये स्थिति बनी कि पानी ओवरफ्लो भी किया। पहले तो तटबंध टूटते थे जहां तहां, इस बार ये स्थिति भी हुई। तो सीधा मतलब इसका है कि अब नदियों में गाद इतनी भर गई है, इस गाद को यदि नहीं निकाला गया, प्लान बना करके, लार्ज स्केल प्लानिंग करके, उसको इम्प्लीमेंट करके यदि नहीं निकाला गया, तो ये स्थिति दिनानुदिन बद से बदतर होती चली जा रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। पर्यावरण पर जब हम लोग चर्चा करते हैं तो हमारे सामने क्या हो रहा है, क्योंकि वर्षा, ग्लोबल वार्मिंग का जो पैटर्न है उसमें अब हम वर्षा को फिर से, वर्षापात जो हमारा है एनुअल रेनफॉल, उसको हम 1100-1200 मिलीमीटर एनुअल रेनफॉल अब हमें तो नजदीक निकट भविष्य में नहीं दिखाई देता। तब प्रकृति है, प्रकृति कुछ भी हो सकता है। जिस एरिया में कभी पानी नहीं होता था आज वहाँ पानी भर रहा है। तो ये देखते देखते ये स्थिति हुई है। तो हम सब लोग जो चिंतनशील लोग हैं यहाँ बैठते हैं, तो इन सब विषयों पर भी चर्चा करें, करना ही चाहिए। आज तो शुरुआत जो की नागेश झा जी ने, तो उसी के इसमें मैंने अपनी बात ये रखी। वैसे मेरा अपना प्रेजेंटेशन मैं अगले वीक हो सकता है तो मैं करूंगा। वेरियस फैकेट्स ऑफ ग्रीन, ग्रीन जो शब्द है, ग्रीन को लेकर के जो भी बातें हैं वो सारी बातें मैं रखने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, बहुत अच्छा बताया आपने। और हमारे बीच में राकेश भट्ट और उमेश जोशी जी लखनऊ से हैं, और आज का जो सब्जेक्ट था कि जोशी मठ बहुत जल्दी जल्दी डूबता है, सिंक कर रहा है, उसका क्या कारण है, उसको कैसे बचाया जाए, इस विषय पे वो बोलना चाहते थे। तो राकेश भट्ट जी और उमेश जी, आप लोग बताइए सिंकिंग मठ पर, सिंकिंग ये मतलब ये जोशी मठ कहाँ पर है और क्या प्रॉब्लम है, और उसको बचाने के लिए इतना क्या है कि मतलब बहुत सारे फॉरेस्ट ऑफिसर इसके लिए चिंतित हैं। ये पता नहीं क्या इंटरनेट का प्रॉब्लम आज हो गया जिसकी वजह से हम लोग उमाशंकर जी को सुन नहीं पाए। उन्होंने बहुत अच्छा पावर पॉइंट तैयार किया है उसको, लेकिन अगली बार शनिवार को बोलने को उन्होंने कहा है। तो
हम राकेश भट्ट जी ने हैंड रेज भी किया है, और उमेश चंद्र जोशी जी दोनों लखनऊ के हैं। उमेश चंद्र जोशी जी अभी ट्रेन पर होंगे, लेकिन फिर भी अपने ये सिंह माने जोशी मठ के बारे में बताएं, जो लखनऊ में है, जो डूब रहा उत्तराखंड में है, और उसके लिए क्या उपाय किया जा रहा है। यदि उनको कुछ आइडिया हो तो बताएं, नहीं तो पर्यावरण के संबंध में बताएं प्लीज। राकेश भट्ट जी, राकेश भट्ट जी, राकेश भट्ट जी, राकेश भट्ट जी। हाँ नमस्कार सर। हाँ सर अभी सर से चर्चा हो रही थी, सर ने पर्यावरण बहुत अच्छी बात कही, और सर ने वाटर बॉडीज को बात कर रहे थे, उसमें एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा। अभी जब तमिलनाडु के खासकर चेन्नई में वाटर क्राइसिस वाला जब फेज शुरू हुआ है पिछले 4 सालों में, जो अपडेट होके सामने आया, उसमें एक स्टडी आई थी जिसमें पूरे इंडिया में लगभग 4.5 लाख जो तालाब थे, जो हमारे रेवेन्यू रिकॉर्ड के हिसाब से, वो खत्म हो गए, और लगभग 4.5 करोड़ के आसपास कुएं जो थे सर। तो कुएं खत्म होने से और ये जो रिकॉर्डेड हमारे तालाब के खत्म होने से ये एक बड़ी क्षति हुई पर्यावरण को। उसी के क्रम में सर ये जो अमृत सरोवर योजना भारत सरकार ने जो लॉन्च की, जैसे सर ने कहा नाम मिस कर रहा हूँ, उसका नाम है सर अमृत सरोवर करके। कई स्टेट्स में कुछ लोकल नाम भी दिए गए हैं, वो अलग है, लेकिन अमृत सरोवर करके है सर वो स्कीम। उसमें जिन 5 पेड़ों को भी शामिल किया गया है, जिसमें बड़ है, पीपल है, नीम है, इस तरह 5 है सर, मुझे 2 नाम याद नहीं आ रहे हैं। और उसी क्रम में सर एक छोटी बता दूं कि 2014 में जोशी मठ को लेके सर यूएनडीपी ने एक HRV स्टडी की थी, हैजार्ड रिस्क वल्नरेबिलिटी एनालिसिस किया था जोशी मठ का, जिसमें डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट था, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था, और जियोलॉजी डिपार्टमेंट के संयुक्त प्रयासों से स्टडी हुई थी। अभी मैं बहुत इंडेप्थ नॉलेज तो नहीं है उसकी, लेकिन जो मैं सुना हूँ सर उसके बेस पे बात कर रहा हूँ कि वहाँ के जो रॉक फॉल्ट सर, और वहाँ के आसपास कुछ चेक डैम्स बने थे, जो चेक डैम रॉक फॉल्ट के साइड्स पे नहीं बने थे, वो ऐसी साइड पे बने थे जहाँ फ्लोट तो आएगा लेकिन पानी परकुलेट नहीं होगा। और रॉक फॉल्ट से सर वहाँ पे पानी परकुलेट हुआ लंबे समय से, और फिर वो जब जहां तक नीचे गया उसके बाद उसने एक प्रेशर क्रिएट किया। उस प्रेशर के बाद जो है अर्थक्वेक बने, अर्थक्वेक छोटे अर्थक्वेक जैसी स्थितियां बनी वहां पे, और फिर वो जो उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ पूरे रॉक का सर वहां का जो है। और उन्होंने एक चेतावनी भी दी थी कि अगले 30 सालों में यहाँ पे नेचुरल हैजार्ड्स की जो संभावनाएं हैं वो बढ़ जाएंगी, उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी और मैग्नीट्यूड नहीं बढ़ेगा। इसलिए उसकी जो अर्बन प्लानिंग की जाए या वहाँ की बिल्डिंग और डेवलपमेंट किया जाए, वो अर्थक्वेक सेफ कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस जो BIS मानक है उनका रूप किया जाए, जो नहीं हो पाए इन्हीं कारणों से। और जिसकी वजह से क्या है सब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर रहेगा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के बेस पे ही सारी हमारी वल्नरेबिलिटी टिकी हुई है, और हमारा जो लॉस है वो टिका हुआ है। तो हमारा ह्यूमन लॉस और प्रॉपर्टी लॉस दोनों बढ़ रहा है सर, और दोनों के बढ़ने की संभावनाएं भी हैं। तो उनका ये कहना था कि जो रॉक फॉल्ट हैं उस आसपास में चेक बनाए गए होते हैं, तो हम पानी को प्रॉपर तरीके से मैनेज कर पाते, उसके फोर्स को भी मैनेज कर पाते। शायद ये नहीं हो पाया, जिसकी वजह से ये जोशीमठ प्रॉब्लम खड़ी हुई है। सर इतनी ही जानकारी मेरे पास थी, मैं आपको शेयर किया अभी। जोशी जी क्या बोलना चाहेंगे? जोशी जी की आवाज जा रही है? अमिताभ जी, मैं अभी रास्ते में हूँ ना, तो नेट अगर आ रहा हो तो मेरी आवाज आ रही है? वैसे आ रही है, बिल्कुल साफ आ रही है। अच्छा चलिए, अच्छा तो नेट आ रहा है। मैंने बहुत अच्छा लगा, मैं अभी काफी देर से सुन रहा हूँ। देखिए, मैं बहुत इसका विशेषज्ञ तो नहीं हूँ, लेकिन है ये कि सब मनुष्य ने ही छेड़छाड़ की है नेचर से ना, हर जगह। तो छेड़छाड़ की वजह से ही जो है ये इसमें, और सबसे बड़ी बात है कि हमें कुछ एरिया बिल्कुल रिजर्व रखने चाहिए थे इनहैबिटेशन से, लेकिन
डेवलपमेंट बहुत तेजी से हुआ, और 2000 के बाद जब उत्तराखंड में बना तो वहां पे और भी ऐसा डेवलपमेंट जो कि वहां पे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हमारे बिल्डिंग कोड्स होते हैं और किस एरिया में क्या चाहिए था, ऐसा कुछ हुआ नहीं। हैफेजर्ड डेवलपमेंट हुआ। हिमालय माउंटेन्स हैं, ग्रोइंग माउंटेन्स हैं, तो यहाँ पे जो फ्लो था पानी का उसको भी ऑब्स्ट्रक्शन किया गया, और बहुत ज्यादा वहाँ पे बिल्डिंग्स बनाई और लोगों का आना जाना हुआ, जिससे कि वहाँ पे जो क्लाइमेट थी वो चेंज हुई। और रॉक जो हमारी हिमालयन की है अभी वो पूरी तरह से बना भी नहीं है, उसमें काफी प्रेशर पड़ा जिसकी वजह से स्लाइड कर रहा है। और दूसरा जो ये है, आप देखिए कि पूरे पूरे विश्व में ही जो है सारा इतना कार्बन आ गया है कि इतनी तेजी से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और उसकी वजह से भयंकर चेंजेस हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, रॉक चेंजेस हो रहे हैं। और यहाँ पे ये भी कहना मैं चाहूंगा कि हमारी जो अर्थ है इसकी लाइफ लगभग 4.5 अरब वर्ष है, कार्बन डेटिंग से कैलकुलेट हुई है। और जो अर्थ बनी है उसमें भी पहले क्या था, ये तो आग का गोला था, एनर्जी थी, एनर्जी धीरे धीरे कंडेंस हुई और उसमें जो है गैसेस का निर्माण हुआ, और उन गैसेस के निर्माण से क्या हुआ कि पानी का फॉर्मेशन हुआ, और पानी ही लाइफ है। और पानी के आते ही नाइट्रोजन जो हमारी गैस है हुआ, प्रोटीन बनी, और कहते हैं कि प्रोटीन से ही लाइफ बनी है। और लाइफ 2 पार्ट्स में बनी, इसमें इवोल्यूशन हुआ, उसमें एंजियोस्पर्म आए हैं, और जो इधर जो लिविंग बींग्स में एनिमल्स में जो इवोल्यूशन हुआ फ्रॉम ये आपके प्रोटोजोन से आपका मैमल्स तक, होमोसेपियंस तक आ गए। इनका अगर बेसिक निर्माण देखें तो किस बेसिस पे हुआ, हमारा वाटर और हमारी सॉइल, यही बेसिक इंग्रेडिएंट्स आज पॉल्यूट होते जा रहे हैं धीरे धीरे। आप देखिए गंगा, आज जैसे अभी सर ने कहा कि ये यहाँ पे इसका आचमन पानी पीने लायक नहीं है, भले ही हम कितना बखारें। तो ये जब पानी, हवा और मिट्टी पॉल्यूट हो रही है, इसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन खराब करने का तो एयर में यूरोपियन कंट्रीज का है, वेस्टर्न कंट्रीज का है। और आज तरह तरह के वो सैंक्शन लगाते हैं, तरह तरह की पॉलिसी ला रहे हैं जो भारत के हित में है ही नहीं। तो हमें यहाँ पे देखना होगा कि किस तरह से हम अपने सॉइल को, वाटर को और एयर को बचाएं। और अगर हिमालय रीजन्स में जो नहीं, मतलब जिस तरह से निर्माण किया जा रहा है बिल्डिंग्स का, रोड्स का, इनको मतलब इकोलॉजिकली देखा जाए उसके अनुरूप अगर थोड़ा विकास हो, और आप देखिए विकास अगर बढ़ता चला जाएगा और हम एनवायरनमेंट का ध्यान नहीं रखेंगे तो उससे डिजास्टर आएगा। और डिजास्टर को लिए सबसे बड़ी चीज जो रोकने की है वो ये है कैपेसिटी बढ़ाए। तो हम अपनी कैपेसिटी, ज्ञान भी बढ़ाएं, स्किल भी बढ़ाएं, और खासतौर पे हमें एटीट्यूड को चेंज करने की जरूरत है। आज जो हमारे बद्रीनाथ है, तीर्थ स्थल, इस तरह से आबादी हो रही है, लोग वहाँ पिकनिक मनाने जा रहे हैं। तो इस चीज पिकनिक को रोकना होगा, कुछ एरियाज को हमें इनहेबिट्स करना होगा आदमियों के लिए, सभी तरह के डेवलपमेंट्स के लिए, तभी हम इसको बचा पाएंगे। और मैं ये कहूंगा कि आपसे कि बहुत मतलब हम अगर सतर्क नहीं हुए तो इसका खराब परिणाम हमारे आने वाली जनरेशन को देखना पड़ेगा। आज हम लोग कहते हैं कि पानी बचाया जाए, कहाँ पानी है, इतना ज्यादा अर्थ का पानी निकल गया है कि अर्थ का जो वो है एक्सिस है वही टिल्ट हो रही है। तो बहुत कुछ खतरनाक स्थिति आने वाले समय में होगी यदि हम छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखेंगे।
थैंक यू वेरी मच, आप सभी ने मेरी बात को सुना, थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दीपक जी, आप क्या बोलना चाहेंगे? दीपक जी, दीपक सिन्हा साहब, दीपक सिन्हा साहब, आपने बाल्मी में बहुत काम किया है। जी सर, थैंक यू फॉर गिविंग मी टाइम। ये बिल्कुल सही है सर, जब तक पृथ्वी पर पेड़ नहीं होंगे तब तक हम लोग का जीवन मुश्किल है, और इसके लिए हम लोग को प्रयासरत करना होगा। बाल्मी में तो आप देखा ही कि हमने काफी वृक्षारोपण करवाया, और अभी भी दरभंगा में, चूंकि ये आम का बेल्ट है, तो मैंगो ट्री हम अपने आदमी में भी काफी लगवाए हैं, और लोगों को प्रोत्साहित भी करते हैं भाई ये पौधे लगाएं, नहीं तो बहुत मुश्किल है। ऐसे भी एयर क्वालिटी यहाँ का बहुत खराब हो चुका है, वैसे तो मध्यम में चल रहा है दरभंगा का, लेकिन पेड़ पौधे बहुत जरूरी है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। अपने भी हर आदमी को आगे आना पड़ेगा, जैसे हम लोग भी, हम तो गार्डनिंग भी स्टार्ट कर दिए हैं, मतलब इसको कहते हैं रूफ गार्डनिंग, छत पर भी थोड़ा बहुत हम लोग उगाने लगे हैं, क्योंकि जमीन भी दिक्कत हो रही है, और अच्छा हम इसको फसल भी देता है, पेड़ भी है, और एनवायरनमेंट को भी फायदा देता है। अभी तो मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, बात बहुत सही कह रहे थे वो, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, हराई पोखर के लिए काफी सफाई हो रही है, और 11 तारीख को मुख्यमंत्री जी के आने का है। संभावित है कि पहले सभी जितने भी हैं सब ध्यान दिया जाएगा, ताकि स्थिति अब नाजुक होती चली जा रही है। छठ करना मुश्किल हो गया है लोगों को, इतना पोल्यूशन हो गया है। जलकुंभ भी होता है, वो हो जाता है, जब सफाई कराना पड़ता है, तो सिर्फ करते हैं ये लोग छठ के समय, कुछ सफाई हुआ, किसी तरह से हुआ, काम करते हो, फिर उसके बाद वो गंदगी या दुर्गंध ये सब होता ही रहता है। जब तक सभी लोग, जनता को भी जागरूक होनी चाहिए, केवल सरकार के भरोसे बड़ी मुश्किल है, लेकिन सरकार इस बार बहुत ज्यादा ध्यान दी, खास करके हराई पोखर पर। मुख्यमंत्री खुद स्वयं जब आ रहे हैं, इससे समझा जा सकता है कि हराई को कितना ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। और हराई तो खैर यहाँ का सबसे बड़ा तालाब है, वैसे तो दिघी भी है और भी बहुत है, और साफ हो जाने से छठ वगैरह करने, पूजा पाठ करने, या बहुत सारी बातें हैं, आसपास का इन्वायरमेंट भी ठीक हो जाएगा, नहीं तो दुर्गंध फैलता रहता है। तो उसके किनारे कुछ वृक्षारोपण हो तो और अच्छा है। जैसे यहाँ पर एक बोर, बड़ी बोर करके तालाब बनाया है नगर निगम के बगल में, वो उसमें पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं, और चिल्ड्रन पार्क टाइप से बना दिया गया है। वहाँ पर आप सीनियर सिटीजन भी, बच्चे भी जाके बैठ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, साफ सुथरा भी है, आप उसको आनंद ले सकते हैं। इस तरह से सबको रिनोवेट करने की आवश्यकता है, चाहे वो हराई पोखर हो या दिघी पोखर हो, जो भी है। हराई को भी मुख्यमंत्री के चलते बहुत रिनोवेट हो रहा है, अब उसके बाद दिघी और भी है, बहुत बड़ा समय करने की जरूरत है। हाँ, वो सवाल है कि शॉर्ट टर्म तो होगा इसका असर, चीफ मिनिस्टर आएंगे तो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन तक तो रहेगा उसका असर, जो कोई भी गवर्नमेंट मेजर किया जा रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मुझे नहीं लगता है। करे, सरकार की इच्छा शक्ति हो, करे तो करने से ही होता है, ये बात मैं मानता हूँ, प्रायोरिटी में वो आवे। इसीलिए न कहे सर कि जनता की भागीदारी भी जरूरी है। जनता भी अगर आगे आवे तो सरकार बाध्य हो जाएगी ना कुछ करने के लिए। हाँ हाँ, सही, हाँ सही बात है, सही बात है। आप दरभंगा से हैं? जी, हम दरभंगे से, दरभंगा में रहते भी हैं, और मेरा यहाँ घर भी है, अपना खेती बाड़ी भी है। कहाँ?
किला घाट में मेरा अपना मकान है और अच्छा यहाँ पर भी मुख्य बाजार में शिवाजी नगर में भी मकान है, वो पैटर्नल है। और यहाँ पिताजी अच्छा किला घाट में खरीदे हुए हैं। यहाँ करकौली में मेरा जमीन है, खेती सबाजपुर अच्छा करकौली, वहाँ करीब 60 कट्ठा जमीन है। अच्छा। यहाँ पे टेलीफोन नंबर जरा सा दिया जाए, मोबाइल नंबर मैं बात करूंगा। 94 हैं? 94 94 31 94 31 31 20 9431 20 अच्छा 20 220 अच्छा 220 480। 480। अच्छा, अभी तो जी पटना जी, में ही रहते हैं ना? अच्छा, मैं हम करूंगा, दरभंगा में बात रहते हैं। करूंगा आपसे। मैं दरभंगा में दरभंगा में रहते रहता हैं? हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, तब तो मैं आके पटना में मिलूंगा। मेरा फ्लैट है, अबे पटना में मेरा फ्लैट है, वो जलालपुर सिटी में। प्रोफेसर अभय रंजन जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? प्रोफेसर अभय रंजन फ्रॉम अहमदाबाद। प्रोफेसर अभय रंजन जी, प्रोफेसर अभय जी, प्रोफेसर अभय कृष्णन जी, प्रोफेसर अभय कृष्णन। खाना ऑर्डर बोलना भैया, खाना ऑर्डर है सर, खाना भैया। सर्वप्रथम सर सभी टीम को मेरा नमस्कार। सर मैं अपना कमिटमेंट क्या करूं आप उनके बीच में, आप वो इतने सीनियर पर्सन है, कुछ भी करने से डरता भी हूँ। तो इतना रिस्पेक्टफुल पर्सन है, मुझे इस टीम में मौका दिया गया कुछ बोलने को सर। मैं ज्यादा समय तो नहीं रहूंगा, ट्रेन पर हूं, पता नहीं टावर कब खत्म हो जाए। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगा सर कि व्हाट इज द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का जो हिंदी भाषा देखेंगे वो कहलाता है पर्यावरण, जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं आपस में। तो पर्यावरण क्या है? पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि परस आवरण। आवरण मतलब चारों तरफ का घेरा, और परिस जो वस्तु है उसे। अब ये है क्या? तो ये तीन तरीके से है, पौधा, ऑक्सीजन और जल। ये तीन चीज है जो कि जिसे कि पर्यावरण शब्दों का निर्माण हुआ है। और वर्ल्ड का जहां तक मेरी जानकारी है सर, वर्ल्ड का पूरे विश्व का जो पहला पर्यावरण के लेके जो आंदोलन हुआ था और 1730 में हुआ था जोधपुर में, जिसको कि हम लोग कहते हैं चिपको आंदोलन। उस वक्त जोधपुर के राजा थे मिस्टर अभय सिंह। उन्होंने अपने महल बनाने के लिए कहा कि कोई विशेष तरह की लकड़ी थी, कजराही या कजरी कुछ करके याद नहीं आ रहा, तो उसको काटने का ऑर्डर दिया कि इससे जो है सो हमारा महल बनवाया जाए। तो वहां पे एवरीबॉडी नो सर कि बिश्नोई समाज आज के डेट में काफी चर्चित है। तो 1730 इसमें बिश्नोई समाज ने क्या किया कि उसके प्रोटेक्शन के लिए पूरे समाज एक साथ आ गए, और उन्होंने क्या किया कि सभी को ने एक एक पौधे को पकड़ के चिपक गए। तो राजा के ये आदेश हुआ जो अभय सिंह थे कि आदमी के साथ काट दो, लेकिन मुझको पौधा चाहिए। तो कम से कम जहां तक मुझे याद आ रहा था 363 या 64 लोगों को पौधे के साथ ही काट दिया गया, लेकिन बाद में उसको स्टॉप किया गया, जिसको कि चिपको आंदोलन के नाम से जानते हैं। मेरे नजर में ये विश्व का पहला आंदोलन रहा पौधों को बचाने के लिए। उसके बाद से अगर आप देखें तो 1973 में भी एक आंदोलन स्टार्ट हुआ था इन्वायरमेंट को लेके, जिसको कि सुंदरलाल बहुगुणा ने स्टार्ट किया था जेपी आंदोलन से जस्ट पहले। तो इस तरीके से एक अगर आंदोलन की बात करते विशेष आंदोलन था सर। सरकार ने तो नियम कानून बनाए, अगर आप देखेंगे इन्वायरमेंट एक्ट 1986, बट ग्राउंड लेवल पर उसका इम्प्लीमेंटेशन सर, चूंकि मैं इस फील्ड से रिलेटेड हूँ, मैं खुद वायलेशन करता हूँ इसको लेकर, लेकिन ग्राउंड लेवल से इसको जो सिस्टम है उसको इम्प्लीमेंट करने के सोर्स रिसोर्स ही नहीं है। सबसे बड़ा बिगेस्ट प्रॉब्लम ये है, उसके कोई कंप्लायंस लेवल नहीं है। कानून बन गए बट कंप्लायंस कहाँ से हो, कैसे करना है, क्या करना है, कैसे रिकॉर्ड को जमा करना है, वो सभी चीजें गवर्नमेंट ने तैयार कर रखा, बट उसका अगर ग्राउंड लेवल का कंप्लायंस देखेंगे दैट इज अ भूआ थिंग। नेक्स्ट सब मैं बोलूंगा एजुकेशन। अगर हमारे भारतीय संस्कृति में एजुकेशन को देखेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि किसी चीज को सेव कैसे करना, हाउ टू सेव द वाटर, हाउ टू सेव द एनवायरनमेंट,
जस्ट एक लिखित हो गया है कि ऐसा ऐसा करने से ऐसा ऐसा हो जाता है। लोगों में वो मतलब कि वो भावना नहीं भरी जाती है उनके ब्लड में। जैसे विदेशों में आप जापान की बात करेंगे तो आप देखेंगे बच्चे वहां पे 14 घंटा पढ़ते हैं, 12 घंटा पढ़ते हैं, 10 घंटा। क्यों? उसमें उसको सोने का भी दिया जाता है, वो अपने मर्जी से पढ़ते हैं, उनको संस्कार दिया जाता है, बुजुर्गों को कैसे सेवा करना, वो सब चीजें सिखाई जाती है कुछ में बैठा। लेकिन हमारे इंडिया में देखें तो ये नहीं सिखाया जाता कि आप पौधे को कैसे बचाना। अब हम पौधों को, पर्यावरण को बचाए क्यों? इसके भी रीजन है। कुछ चीजें हम जनरेट नहीं कर सकते, हम हवा को जनरेट नहीं कर सकते, हम पानी को, नेचुरल वाटर को जनरेट नहीं कर सकते। तो इसे पर्यावरण को बचाना जरूरी है। एक चीज और मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा सर। हम जितनी बार ऑक्सीजन डिस्चार्ज करते हैं, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड जो सांसें लेते हैं और जो डिस्चार्ज जो करते हैं, 18 मिलीग्राम ऑक्सीजन हम वो डिस्चार्ज कर देते हैं अपने बॉडी से हर एक सांस में। नेक्स्ट, जितने भी पौधे हैं वो पौधे की एक एक पत्ती 5 मिलीग्राम ऑक्सीजन डिस्चार्ज करती है वातावरण में, जिससे कि हमको पौधे ऑक्सीजन मिलता है। पूरे वर्ल्ड में जो ऑक्सीजन का जो सोर्स की बात कर रहे हैं, एक तो होता है सा आउटर सोर्स जो कि पेड़ पौधा, खेत खलिहान, ये सब चीजें हो गए। एक दूसरा भी सोर्स है जिसको कि सी बोलते हैं, और सी के अंदर में जितने भी पौधे हैं वहां से 50%, अगर रिकॉर्ड की बात करते 50% ऑक्सीजन को सी वाटर के थ्रू मिलता है। और ये ऑक्सीजन होने के लिए फोटोसिंथेसिस की प्रतिक्रिया होने, रिएक्शन होना जरूरी है। उसके बाद से ही हो जाए सो ऑक्सीजन डिस्चार्ज होता है पौधों से। तो क्योंकि वो समुद्र की बात करें, वहां किसी पौधे को काटने वाला कोई नहीं है। यही रीजन है कि आज हम लोग बचे हुए हैं, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन वहां से मिल रहा है। तो ये सब चीजें हैं सर। नेक्स्ट है कि सबसे ज्यादा जरूरी जहां तक मुझे लगता है कि अगर आप देखेंगे तो यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, जो स्कॉटलैंड में जो मीटिंग हुई थी 1972 या 73 में, वहां से ये बताया गया कि नहीं भाई, एवरी साल, प्रत्येक साल हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को सेलिब्रेट करेंगे, और हर एक बार एक नए नए थीम के साथ में सेलिब्रेट करेंगे। जहां तक याद है सर, जो पहला जो थीम बना था वन अर्थ वन लैंड, कुछ इस तरीके से था, वन अर्थ करके इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के बना था। पहला बार जो सो इन्वायरमेंट के लिए बना था सर। ये जो छोटी छोटी चीजें, सबसे बड़ी चीज है सर, साइंस तो जरूरी है, विकास के साइंस का होना जरूरी है, बट कहते हैं कि जो भी चीजें बनती हैं उसके एक बैकग्राउंड में उसके कुछ निगेटिव भी होते हैं। जैसे अभी आप लोगों ने बताया प्लास्टिक का यूजेज होना, जो कि पहले नहीं था। फिर सबसे बड़ी चीज है आपका कर्नल डिस्चार्ज वाटर, ये सब चीजें हैं, इनको भी साफ सफाई करना। बहुत सारी चीजें हैं सर जो कि किया जा सकता है। बट जहां तक मैं मानता हूं कि अगर हमारे देश में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना है तो ग्राउंड लेवल पे एजुकेशन को डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब तक एजुकेशन के पार्ट ये नहीं बनेगा, फायर सेफ्टी, इन्वायरमेंट सेफ्टी, ट्री प्लांटेशन, ये सब चीजें नहीं बनेंगी, तब तक हम कितना भी मीटिंग कर रहे हैं, कितना भी गवर्नमेंट कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ब्लड जनरेशन नहीं होगा ना, लोगों में वो जिज्ञासा और वो इंटरेस्ट नहीं जम रहा। उसे बस लगता है कि ड्यूटी आज 5 जून है, आज मुझे 2 लाख पौधे लगाना है। बस 2 लाख पौधे जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे, उसमें से कितने बचेंगे, उनका सेवा कौन करेगा, कैसे जंगल, ये सब बहुत कमियां तो हैं। लेकिन इन चीजों से बचना तो मुझे एक ही रास्ता दिखाई देता है, एजुकेशन। जो कि हमारे पुराने वेदों की बात करें तो पहले क्या था, एजुकेशन का थोड़ी सब चीजें होती थी, एजुकेशन ऑफ प्रैक्टिकल। लेकिन आज के डेट में सिर्फ एक फोकस रह गया इन्वायरमेंट डे कि देश को बचाने के हम कितना भी कोशिश करें। जहां तक मुझे कि ठीक है, मैं तो अपनी जिंदगी जी लूंगा, बट अपने आने वाले बच्चों के लिए काफी दिक्कतें होंगी। ये चीज और मैं बताऊंगा कि एक इंसान 24 घंटे में जान का हैरत होगी। डॉक्टर बोलते हैं कि कम से कम 5 लीटर पानी पीनी चाहिए, पीने से भी ठीक है ऑक्सीजन बॉडी को मिलेगी। लेकिन एक इंसान एक दिन में 540 लीटर ऑक्सीजन इनहेल करता है, आप एज्यूम कीजिए। एक जो एडल्ट पौधा है हमारी जानकारी में 240 लीटर ऑक्सीजन देता है,
इट्स मीन्स कि एक आदमी के जन्म में कम से कम 2 पौधे लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है और उसको अडेप्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये चीजें मैं इस मीटिंग के दौरान अपना मैसेज देना चाहूंगा और अंत में यही बोलूंगा कि एजुकेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सर थैंक यू एवरीवन सर, आपके बीच में बोलने का मौका मिला, धन्यवाद सर। बहुत अच्छा। इसीलिए मैं हर आदमी में 2-2 लाइन दिलवा देता हूँ। ये लास्ट में कितना ज्ञान की बात कर रहे हैं। 18 मिलीग्राम वो हम लोगों को कहाँ से ऑक्सीजन, 4 मिलीग्राम कहाँ से ऑक्सीजन, और सारा डाटा मैंने दे दिया। ये रिकॉर्डिंग कितना बहुमूल्य हो गया। अंतिम स्पीकर अभय कृष्णन साहब ने इसमें जान डाल दिया। तो हमारे चीफ स्पीकर नहीं आने पर भी विद्यानाथ झा जी, नागेश झा जी, राकेश भट्ट, उमेश जोशी, ये सब लोग क्या क्या बोल गए, दीपक जी सब क्या क्या बोल गए अपने अनुभव से। और खैर ये भी आज का भी दिन, यदि इंटरनेट कुछ हमको खराबी किया तो खराब नहीं कर पाया। हमारा ज्ञान अर्जन का जो ये अभियान है, हम लोग को ज्ञान जरूर मिला, बहुत सा ज्ञान मिला। और लास्ट में तो अभय कृष्णन जी ने इसमें जान डाल दिया आज आपने। और ये हमारा आज का बहुमूल्य रिकॉर्डिंग हो जाएगा। हमारे विनय शुक्ला जी हमारे बीच में हैं और हम सभी को धन्यवाद देते हैं और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, इतने बड़े बड़े विद्वानों को जोड़ दिया, जिसको छोड़ दे। इसलिए हम थोड़ा थोड़ा सबसे बुलवा लेते हैं, तो क्योंकि पता नहीं किसके दिमाग में क्या है। और जिसको स्टोर कर लें, हमारा जैसे जैसे हम लोग ट्रेनिंग देते हैं ना, तो ट्रेनिंग देने में हम बच्चों से भी, लड़कों से भी, सब प्रोफेसर होते हैं, बड़े बड़े जज होते हैं, अकाउंटेंट होते हैं, IAS होते हैं, उन लोगों से भी सुन लेते हैं, तो हम लोग का ज्ञान बढ़ता है। अगले क्लास में उसको बोलते हैं तो हम लोगों की प्रशंसा होती है, ऑन द बेस ऑफ व्हाट एवर वी हैव लर्नड फ्रॉम देम। तो हर आदमी में ज्ञान होता है। हमारा काम होता है कि हर आदमी से कुछ कुछ ज्ञान ले लें, चाहे मेरा कितना भी उम्र हो जाए, लेकिन हर किसी से हम लोग कुछ सीखेंगे। और ये अभियान हमारा बहुत सफल रहा। भगवान करे ये चलता रहे। चंद्रेश्वर खान साहब की अमृत बानी। अभय कृष्णन साहब बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा तो ट्रेन पर हैं, फिर भी बहुत सा अमृत बानी आपने कह दिया। बहुत अच्छा। थैंक यू सर। अच्छा बोला राकेश। आप लोग के बीच में काफी कम है सर, आप लोग के बीच में काफी कम है सर। जानकारी तो बहुत सारी, बट डाटा आपने दिया ये हम लोगों में से कोई नहीं जानता था। जो डाटा आपने दिया हम लोगों में से कोई नहीं जानता। हर आदमी ने जो डाटा दिया वो डाटा हम लोगों का एडिशनल पॉइंट हुआ। तो आज का भी मतलब चीफ स्पीकर के नहीं रहने पर भी ये नहीं लगा कि हम लोगों के इसमें कुछ व्यवधान आया। और तो अगले को बोले अभय जी थोड़ा म्यूट कर लीजिए, आपका खुला हुआ है अभय जी। अभय जी का म्यूट कर लीजिए, आपके ट्रेन की आवाज। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद अमिताभ जी। ये देखिए एक जो नागेश जी ने प्रारंभ किया था, लेकिन उस पर हम आते हैं। सर्वप्रथम आपको और अखौरी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। जब अखौरी साहब ने अपने अनुभव और ज्ञान के बल पर ये कहा कि चलने दीजिए, ये देखिएगा ये मनोबल और आत्मबल इस ग्रुप को प्राप्त है। कोटि सा धन्यवाद कि उन्होंने इशारा किया कि इसको हम बढ़ाएं। नागेश जी को उन्होंने कहा। फिर आपने देखा कि नागेश जी के बाद में डॉक्टर विद्यानाथ जी, अभय जी, राकेश जी, दीपक साहब, जोशी साहब, सभी ने अपने अपने विचार दिए। इसी को बोलते हैं कलेक्टिव विजडम। और कलेक्टिव विजडम जो है वो इंडिविजुअल विजडम से बड़ा होता है। नागेश जी ने जिसके तरफ इशारा किया, एक श्लोक है कि हर व्यक्ति में गुण है, प्रतिभावान है,
और हर वनस्पति एक औषधि है। योजका तत्र दुर्लभम। कि विद्यानाथ साहब जो बता रहे थे, बड़े अभिभूत करने वाले बातों को उन्होंने लाया है। जैसे आप सब लोगों को मिलाए हैं तो आप योजका, आपके जैसे लोग दुर्लभ हैं। आपके जैसे लोग जब जोड़ने वाले मिल जाते हैं तो एक वातावरण, एक पर्यावरण, परि और आवरण, जो बहुत बढ़िया से अभय जी ने बताया, उसका निर्माण होता है। और अब बात ये हो गई है कि हम समस्याएं इतनी बढ़ गई हैं, जब तक हम ये स्वीकार नहीं करेंगे कि इन समस्याओं के निर्माता हम में से एक एक व्यक्ति, सरकार लाख छटपटा जाए, अब पर्यावरण दुरुस्त नहीं होगा यदि विश्व का एक एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं होगा। हम बोलते रह जाएंगे, क्योंकि सारी जो चीजें हैं, जैसे जब डॉक्टर विद्यानाथ जी बोल रहे थे तो कमला का उन्होंने नाम लिया, बलान नहीं बोला उन्होंने। यानी मैं भी उसी क्षेत्र का हूं। विद्यानंद विद्यानाथ जी इसमें जोड़ देंगे, डॉक्टर विद्यानाथ, कि कमला बलान, इसका मतलब है कि लगता है कि बलान विलुप्त हो गया। हम लोग जब बोलते थे, उसी में आके हमारे गांव से जहां अभी हम लोग बसे हुए हैं, उसी जगह कमला और कोसी का मिलान होता है। और फिर आगे जाकर के पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में जो है कुर्सेला में, वहां कोसी गंगा नदी में मिलती है। अब आप इस विशेषज्ञ ग्रुप को मैं कहना चाहूंगा कि गंगा हमारी आत्मा है। और जैसा कि डॉक्टर विद्यानाथ जी ने इशारा किया कि आत्मा जब मलिन होगा, दीपक जी भी जो बोल रहे थे, आत्मा जब मलिन होगा तो उसका असर जो है वो सारी चीजों पर पड़ेगा। तो अभी भारत की जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि एक एक नदी को जोड़ने वाली बात लोग कर रहे हैं, वो करें, पहले गंगा को स्वच्छ कर लिया जाए। विचारों की कमी नहीं रही है। मैं इस मंच पर पहले भी बोल चुका हूं, लेकिन आज उपयुक्त समय है कि इसको दोहराया जाए। मैंने विशेष गांधी को, जिस साल राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बने थे, उसी साल जुलाई में हमने उनको 15 पेज का एक आर्टिकल भेजा था कि गंगा को आज मुंगेर के नजदीक मैंने लोगों को पैदल चलते हुए देखा। और जब मैंने अपने पिताजी को आकर के कहा कि काका गंगा के इना हाल बह गई, क्योंकि विद्यानाथ जी यहाँ बैठे हुए हैं, वो इस बात को जानते हैं कि इसका वर्णन आया है कि यदि गंगा नदी को कोई पैदल पार कर लेता है तो एक बहुत बड़ा अपशगुन है। और साइंटिफिकली बहुत सीधी सी बात कि जो जल का अपार स्रोत है वो आपका कम हो रहा है, तो अपशगुन होगा ही। मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि आपने जो ये सोचा तो इसका आप क्या करेंगे? हम बोले कि हम क्या करेंगे, हम तो टाटा में हैं, यदि मान लीजिए सरकार को लिखते हैं, सरकार का रुख कहीं गड़बड़ होगा तो बहुत ठीक तो नहीं। बोला कितना मत डरिए, टाटा को आप जानते हैं, हमसे अधिक जानते हैं, आप बढ़िया पत्र बनाइए और श्रीमती गांधी को लिखिए। अपने पास में विचार रख के क्या कीजिएगा? हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते हैं इस बड़े काम में, थोड़ा बहुत कर सकते हैं जो हम लोग करते हैं कि कभी भी गंगा को अशुद्ध नहीं किया जाए। तो अब हमने वो लिखा, मिसेस गांधी ने जवाब नहीं दिया। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने तो ये कहने में मुझे गौरव की ही अनुभूति हो रही है। और इसे कहा जाना चाहिए, 5-6 सेंटेंस जो भी उनका भाषण बनाया होगा मेरे लेटर से लिया गया और उन्होंने उसका वर्णन किया। और मैं उसको सुन रहा था दूसरे दिन अखबार, और उस समय में मेरा पद था, अभी मेरे पास में
नहीं है, हो गया है। मिलाया हमने, तो फिर हमने राजीव गांधी को ये कोट करते हुए लिखा कि यदि आपको लिखने वाले एक युवक का नाम भी बोलते तो मैं अपनी प्रशंसा के लिए नहीं बोल रहा हूं, करोड़ों युवक आपकी आवाज पर आगे बढ़ते क्योंकि एक विचार लिया, लेकिन आपने उसको माना है, इसके लिए आपको धन्यवाद। तो उस पर राजीव गांधी जी ने तो जवाब नहीं दिया, लेकिन प्रधानमंत्री के कार्यालय ने, मेरा कहीं इधर उधर हो गया है, प्रधानमंत्री के कार्यालय ने हमें भेजा कि आपका पत्र वन और पर्यावरण विभाग में भेज दिया गया है, लेकिन वन और पर्यावरण विभाग ने कभी संपर्क नहीं किया। ये आप ये देखेंगे कि ये भी एक दुर्भिक्ष है कि जैसे कहीं से अच्छे विचार आते हैं उसको दबाने का प्रयास और थोपने के लिए अलग से लोग आते हैं। आपने जो योजक के रूप में ये काम किया है, और अखौरी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने कलेक्टिव विजडम का देख लिया कि मुझे ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि ऐसी स्थितियां आ सकती हैं, बट कलेक्टिव विजडम प्रिवेल्स, कितना बढ़िया ज्ञान आया, इन्वॉल्वमेंट आया, जितने लोगों ने इसको सुना और उसमें पार्टिसिपेट किया, और अखौरी साहब ने जिस आत्मबल, मनोबल और आशीर्वाद के साथ में कहा, आपने उसको संपोषित किया और मित्रों ने इसमें भाग लिया, यही हमें धन्य बनाता है और यही धन्यवाद देने के लिए प्रेरित करता है जहां ऐसे विद्वान हो। रिकॉर्डिंग तो आप करवा ही रहे हैं, कई दफा विषय को दे करके उस पर आलेख भी तैयार किए जाएं, और हमको लगता है कि कई दफा देश की प्रगति, दुनिया की प्रगति के लिए ये लेख जो होगा, आलेख जो होगा, ये एक बहुत बड़ी चीज होगी। मिल जाता है हम लोगों को सदा, तो जो भी सदा मिले उसको सदा स्वीकार करते हुए, सदा नमन करते हुए उसको हम लोग आगे बढ़ाएं। नागेश ने लीड लिया, मुझको बड़ी खुशी है। खुशी इस बात की है कि नेतरहाट जब मैं जाता हूँ, बहुत दिनों के बाद में एक बार गया, तो हमको ये देख करके, जब पहली बात जब मैं दे रहा था, मुझे आमंत्रित किया गया, हमारी पहली खुशी तो मैं ये व्यक्त कर रहा हूँ कि जैसे जंगल को हम लोग छोड़ के गए थे, थोड़ा उससे बढ़िया ही हो गया है। जंगल आप लोगों ने कटने, वन को कटने नहीं दिया। मैं समापन करूंगा और गौर से आप सुनेंगे, होगा तो कई लोग इस पर कदम भी उठाएं। जंगल एक दिन में नहीं कटा है, हवन की प्रवृत्ति खत्म हुई। हवन का नाम हम लोग नहीं ले पा रहे हैं। वो पर्यावरण में ऑक्सीजन लाने का एक बहुत बड़ा काम करता है, वायु के दूषण को, प्रदूषण को नष्ट करने का बहुत बड़ा काम करता है। जहां हवन होगा, जहां उपवन होगा, उसके कुछ दूर में वन होगा, और वन होगा तभी जीवन होगा। इस चीज को हम समझें, और इसी छोटे से चीज को नहीं समझने के चलते लोग पहले होने देते हैं गड़बड़, पहले प्लास्टिक बनाते हैं, कहने पर भी रुकते नहीं हैं, और फिर हम रोते हैं। तो मैं इन चीजों को, ये जो कुचक्र है, vicious cycle है, convert this vicious cycle into the virtuous cycle, and we could be a catalyst in a big venture. Our adventure, our venture could be small, but collective venture will lead to a good venture. With these words, salute to each one of you. आप सबों को संवेद रूप से प्रणाम, नववर्ष की हार्दिक शुभकामना, शुभ भावना। और जैसा कि इशारा किया जा रहा था कि 2 वृक्ष तो अपने जीवन में कहीं लगा दें। ये मैं ब्लड डोनेशन में भी बोलता हूँ, होगा तो मैं उसका कभी अपने बहुत सारे यूथ को एड्रेस किया था, क्योंकि वॉलंटरी
ब्लड डोनर एसोसिएशन झारखंड का मैं वाइस चेयरमैन हूँ। तो एक दिन में 340 रक्तदान हुआ। लेकिन डाटा ये बोलता है कि बहुत सारे लोग 100 रक्तदान करते हैं, लेकिन भारत का एक आदमी यदि जीवन में एक बार रक्तदान कर दे तो रक्त की कमी नहीं है। उसी तरह भारत का हर आदमी यदि 2 वृक्ष लगा दे तो जो नष्ट हो रहा है वो नष्ट नहीं होगा, हमारी समृद्धि और बढ़ेगी और हम समृद्धि की ओर बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और प्रणाम। थैंक यू सो मच। प्रणाम। बहुत अच्छा। प्रणाम। हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा, सभी को प्रणाम। अगली बार शनिवार को उमा शंकर जी बोलेंगे, रविवार को कामले साहब बोलेंगे बच्चों में कैसा संस्कार देना चाहिए, इस पर वो बोलेंगे। उन्होंने बहुत अच्छा तैयार कर लिया है और भी बहुत सारे वक्ता तैयार हैं। मैं बारी बारी से हर लोगों को सामने लाऊंगा। आप लोगों का आशीर्वाद का आकांक्षी अमिताभ सबको प्रणाम करता है और फिर अगले रविवार को शनिवार को मिलेंगे। प्रणाम।